जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आप बाजार में जाएं कुछ खरीदने के लिए और आपसे कहा जाए कि आपको सिर्फ आधा किलो ही चीज मिलेगी, फल सब्जी अगर मैं बात करूं तो उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। आटा आपको 5 किलो ही मिलेगा, उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। प्याज आपको आधा किलो ही खरीदना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। अगर कैपिंग लगी हुई मिले उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। खाने पीने की इन चीजों की भी अगर राशनिंग हो जाए या उपलब्धि ना हो, आप दाम देने को भी तैयार हैं तो आपके पास ये चीज उपलब्धि नहीं है खरीदने के लिए, तो स्थिति कैसी होगी? आप कहेंगे ऐसी स्थिति तो शायद पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं या किसी और देश की, शायद अफ्रीका के और जो गरीब राष्ट्र हैं उनके साथ ऐसा हो रहा होगा। तो आप गलत हैं। ऐसी परिस्थितियां आप क्या सोच सकते हैं कि उस देश के अंदर बन रही है जिस देश के लिए कहा जाता था कि उसका शासन ऐसा है कि उसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, यूके की बात कर रहा हूं। आज वहां के हालात ऐसे ही हैं और ऐसे हालातों का सामना वो देश कर रहा है जिसने इतने बड़े भूभाग पर, इस पृथ्वी के भूभाग पर न जाने कितने देशों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, उस पर शासन किया है और आज उसके हालात ये हैं। आपको नहीं लगता कि ये कोई साधारण बात नहीं है? प्रकृति का इतना बड़ा बदलाव, समय का इतना बड़ा चक्र कि एक ऐसे ताकतवर देश को उसने उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां के लोग आज राशन के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, दूध के लिए तरस रहे हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। लोग फूड बैंक में जाकर के खाना खाने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात ब्रिटेन के हैं। अब अगर मैं यहां पर यह कहूं कि हम यदि मूर्ख नहीं हैं तो और क्या है, तो गलत नहीं होगा। और वो इसलिए कि आज भी दुनिया की ज्यादातर देशों की इकोनॉमी इंडस्ट्री पर और सर्विस सेक्टर पर चल रही है, जबकि हकीकत यह है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और भोजन यानी हरित क्रांति यानी कि खाद्यान्न पर कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी देश की सरकार उसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर किस देश की है? अगर आपको नाम पता हो तो मुझे जरूर बताइए। ऐसे में यदि आने वाले समय के अंदर हालात बिगड़े, परमाणु युद्ध जैसी स्थिति बनी, तो इस विश्व के अंदर खाद्यान्न को लेकर के कितनी बड़ी समस्या पैदा होगी, इसका आकलन आप आज लगा सकते हैं ब्रिटेन की इस हालत से। ऊपर वाला हमें पहले संकेत देता है, बाद में पूरी पिक्चर दिखाता है। आप ये मत सोचिए कि ब्रिटेन के साथ ऐसा हो रहा है तो हम सुरक्षित हैं। जब खाद्यान्न संकट आएगा तो पूरी दुनिया पर उसका असर होगा। बहुत से लोग कहेंगे जी हम तो शाकाहारी है ही नहीं, हम तो मांस खाते हैं, नॉनवेज लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, जानवर तो बहुत हैं, उनकी तो कोई कमी नहीं है। तो जानवर जिस चीज को खाकर के बड़ा होता है वो भी खाद्यान्न ही है। जानवर कोई मांस खा के बड़ा नहीं होता। आप मुर्गा खाते हैं या और किसी तरह का मांस यदि आप खाते हैं तो वो मांस जिस जानवर का है, उस जानवर को भी आहार जो दिया जाता है वो कृषि से ही उत्पन्न आहार है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कृषि से संबंधित कोई समस्या है, खाद्यान्न से संबंधित कोई समस्या है और बहुत से देश अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो उनके यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हर जगह पड़ेगा, क्योंकि वनस्पति को खाकर के ही इस संसार के अंदर मनुष्य और जीव जंतु बड़े होते हैं। फिर चाहे हम नॉनवेज खाएं या हम शाकाहारी रहें, हमें अपनी जरूरतों की पूर्ति तो प्रकृति की इस वनस्पति से ही करनी पड़ेगी। ऐसे में अगर हम अब भी
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर नहीं बढ़े तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी जो दुनिया के सामने भुखमरी के हालात पैदा करेगी। क्योंकि हम हर चीज की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न की व्यवस्था आप अपने स्तर पर नहीं कर सकते, वो तो हमें पैदा करना पड़ेगा। खाद्यान्न की कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती जहां पर आप बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके प्रोडक्शन बढ़ा करके उसकी पूर्ति कर लेंगे। इंसान को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए पानी और दूसरा चाहिए भोजन। पानी प्रकृति ने भरपूर मात्रा में दिया है, उसकी मात्रा कम ज्यादा नहीं होती है। 71% पानी है इस संसार के अंदर। उसमें से जितना भी पीने योग्य है प्रकृति उसी को बैलेंस करती है और उसी से हमारी प्यास बुझती है। ये हमें ना ज्यादा मिली है ना कम होगी, ये व्यवस्था हम फिर भी कर लेंगे। कहीं और पानी होगा वहां से व्यवस्था हो जाएगी, किसी तरह से हम व्यवस्था कर लेंगे, काम चल जाएगा, स्टोर किया जा सकता है। 2-5 साल की व्यवस्था की जा सकती है, हर साल बारिश होगी उससे पूर्ति हो जाएगी। लेकिन खाद्यान्न की व्यवस्था अचानक नहीं होती है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनती है। और खाद्यान्न के बिना इस संसार की इकोनॉमी की कल्पना करना भी बेमानी है, ये बात हर अर्थशास्त्री जानता है। जब जब बारिश अच्छी होती है, गांव में फसल अच्छी होती है, किसान के पास पैसा आता है, गरीब के पास पैसा आता है, मार्केट का रोटेशन चलता है, मार्केट के अंदर खरीदारी आती है, खरीदारी आती है, व्यापार का काम चलता है, व्यापारी कमाता है, व्यापारी कमाता है, टैक्स देता है, सरकार को पैसा मिलता है, सरकार को पैसा मिलता है, वो योजनाएं बनाती है, योजनाएं बनाती है, गरीबों का कल्याण होता है और इसी तरह से क्रम चलता है। लेकिन अब तक हमने जिस भी तरह से परिस्थितियों को संभाला, अर्थव्यवस्था को संभाला, काम चल गया। लेकिन आने वाले समय के अंदर 2027 तक अगर पहली प्राथमिकता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर नहीं रही इस दुनिया की, तो हम बहुत बड़े एक आर्थिक ऐसे संकट में फंसेंगे जहां खाद्यान्न भी बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा करेगा। यानी खाद्यान्न की कमी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और नेचर ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें अभी केवल कुछ देशों में ये संकट पैदा करके केवल संकेत मात्र दिया है कि भाई आने वाले समय के अंदर आपके साथ क्या घटित होने वाला है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का पहिया रुकने वाला है 2023 से, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि मई जून के बाद में, जुलाई के आसपास में भारत के अर्थव्यवस्था के पहिए को भी आप धीरे होते हुआ देखेंगे। दिसंबर 2025 तक आते आते पूरी दुनिया इस मंदी की चपेट में होगी। और इस मंदी की चपेट में यदि आप समझिए कि अगर खाद्यान्न का संकट भी पैदा हो गया तो आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सरकारों के सामने क्या स्थिति होगी। इसलिए दर्शकों, स्थिति गंभीर है, समस्याएं अपनी जगह पर हैं। और मैं यही बात कहूंगा कि हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम परिस्थिति को अभी समझ ही नहीं रहे हैं। हम न जाने किस गहरी निंद्रा में आज भी सोए हुए हैं। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, लेकिन हम अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं जब जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी है, मैं जरूर रखूंगा। आपको लगेगा कि इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत थोड़ा सा जानते हैं, इसलिए आप लोगों को इसका कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गहन अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, गहनता से उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हर चीज हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे दिन की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी से होती है, हमारा रात का समय भी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ही व्यतीत होता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। आज जिस तारीख को आप लेकर के बैठे कि आज ये डेट है, ये डेट भी निर्धारित
ग्रहों के आधार पर होती है। आज मौसम गर्मी का है, ये भी ग्रहों के आधार पर निर्धारित होता है। आप एसी चलाएंगे गर्मी के अंदर, आपकी सोच, आपका खान पान, आपका रहन सहन भी बदलेगा, ये भी ग्रहों के आधार पर होता है। इसीलिए दर्शकों, ग्रहों के अध्ययन को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। इनमें बहुत बड़ी ताकत होती है, इनमें भविष्य के रहस्य छिपे होते हैं, और इन रहस्य को समझकर भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में व्यवस्था कर लेना, यही इस विद्या का उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।